दूसरा हिस्सा आपा निग्गो का। बस मैं कुछ ज्यादा ही जलथल हो गई। मुझे शुरू से खबर थी कि मेरी बातें भाई के लिए न्यूखा मेट्रो के ड्राइवर को दिया गया सरकारी रोड मैप और शेड्यूल होती हैं। वो आंखें बंद करके चल पड़ता है। उसका यकीन था कि नए ख्वाब और नए रास्तों की सारी खुशियां मेरी रहनुमाई की वजह से। हमने आंखों देखी, कानों सुनी, हर गली सड़ी ख्वाहिश को ढूंढ निकाला। उस ख्वाहिश का मुंह माथा धोया, फिर उसके बाल संवारे। इस दौरान मेरा बेटा दुनिया में आया तो जरूरतों और खुशियों की कई सौगातें साथ लाया। मैं अपनी मियाँ से कम और भाई से ज्यादा कहती, और अक्सर तो ये होता कि मेरी जरूरत और ख्वाहिश उसके टेलीफोन की घंटी आपो आप उसके दिल में बज जाती थी। अल्लाह जाने कुदरत का क्या सिस्टम था, मेरी हर बात उसके दिल के CLI पे आ जाती और फिर वो सर धड़ की बाजी लगा देता। पहले महीने में एक दफा होता, वो बाहर जाता था, फिर हफ्तावार जाने लगा। लोग उसको एडवांस पैसे दे देते थे। कभी वो किसी से 4 दिन के उधार पर रकम ले जाता। 2 साल मार्केट के एतबार बनाने और वक्त पे माल पहुंचाने की साख बनाने के लिए बड़ा वक्त होता है। बस उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जिंदगी के कैप्सूल में खुशी की निस्बत गम ज्यादा जोश भरने लगा। पहले मेरे मियाँ की दुकान पे किसी ने कब्जा किया, उसको पुलिस कचहरी के चक्करों में डाल दिया। जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। भाई ने चुपचाप मोटरसाइकिल बेचा और पैसे लाके मेरे हाथ पे रख दिए। जिंदगी की सड़क पर बार बार आने वाले अंधे मोड़ों को बर वक्त काटने और मोड़ने के बाद मुसलसल आगे बढ़ने की ख्वाहिश ही कामयाबी का दूसरा नाम होता है। मेरे भाई को ये बात एक दिन कचहरी में खड़े एक आदमी ने बताई। वो चंद दिनों में भाई का दोस्त बन गया, हमदर्द बन गया। उसके ताल्लुकात इतने थे कि उसने मेरे मियाँ की दुकान भी छुड़वा दी, पुलिस को भी राजी कर दिया। भाई कहता था बड़ा ही भला आदमी है, खाता पीता मालदार, पक्का मजहबी है, इसलिए हमारी मदद पे आमादा रहता है। कहता तुम मेरे फिरके के लोग हो और अपनों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तुम जैसे मासूम लोगों पर जब जुल्म होता है तो हमें मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। जिस रोज हम एक हो गए सारे जालिमों काफरों को सफा हस्ती से मिटा देंगे। उसका भाई से ताल्लुक कितना बढ़ा कि भाई तो पहले तो भाई को हांगकांग के दौरों के लिए वाफर पैसे देने लगा। फिर उसने अपने चलते कारोबार में भाई को शामिल होने की दावत दे दी। उसकी फर्नेस मिल थी। भाई ने एक रोज पहले 20,000 मेरे सामने रखे, फिर बोला ये मलिक साहब के सामान का लोकल फेरा लगाने का नाम है। वो कहते हैं मेरे साथ काम करो, लहरें बहरें कर दूंगा। मैंने लम्हा भर को सोचा क्यों नहीं, खाता पीता है, कंगला तो नहीं है, हमसे मांगने आ जाएगा, उसके कारोबार में शामिल हो जाओ। मैंने ये भी ना सोचा कि कहाँ मेरा मासूम सा भाई जिसके भी मूछें भी पूरी तरह नहीं आई थी, और कहाँ लोहे फर्नेस का काम जो हमारे बाप दादा ने भी नहीं किया था। मगर क्या करूं, लालच का पौधा इसी तरह हमाकत के पानी पर पलता है। सुख का फल देना उसके नसीब में होता ही नहीं है। बहुत से लोग जालिम होते हैं, उनका जुल्म बंद हो जाता है, कम हो जाता है, मगर हरीस का हिर्स कभी कम नहीं होता। ये ऐसी तलवार है जो बाजार नियाम में बंद भी हो, काटती है, अंदर ही अंदर काट के रख देती है। मैं उसकी काट मुसलसल सह रही हूं क्योंकि मैं हसरतों ख्वाहिशों की मारी भाई को इस राह पे बढ़ावा दे बैठी हूं जिसके इख्ताम पे मुझे भी खबर नहीं थी। कोई किसी को यूं रहनुमा भी ना करे कि उसकी अपनी आंखें ही बंद हो जाएं। समद को खुद भी तो सोचना चाहिए था कि ये काम उसके करने के नहीं है। उसकी भी तो आंखें थी, उसके भी तो होश हवास काम करते थे। रुपए में इस कदर कुव्वत क्यों होती है कि अच्छे और बुरे का फर्क मिट जाता है। अपने ही अमल और सोच की स्याही नजर आना बंद हो जाती है। मुझे इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भाई से आखिरी मुलाकात के लम्हे दर्द बनकर अंग अंग में बस गए। मेरे कानों में लोगों की आवाजें आ रही हैं, निग्गो को रुलाओ, निग्गो को रुलाओ, वरना ये सदमे से मर जाएगी। कोई इसे दबाओ, कोई इसे बताओ कि उसका भाई नहीं रहा। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं इस मंजिल से गुजर चुकी हूं। यह दर्द सिर्फ दबाने या याद दिलाने का मोहताज ही नहीं रहा। ये तो बांस का वो जालिम जंगल है जो खुद मैंने अपनी रगों में उगा लिया है। ये आने वाले हर लम्हे तेजी से बढ़ेगा जैसे जंगजू अपनी तेज तलवारों और भालों के साथ आगे बढ़ते। मैं नहत्ती खाली जहन खाली दिमाग क्यों कर उसका मुकाबला कर सकूंगी। ये तो जिस पे बीते उसी को समझ आती है। जिसको दुख ना हो, जिसने दुख के रास्ते खुद ना खोले हों, खुद ना भुगते हों, उसे क्या खबर कि आंसुओं के बिना रोने से आंखें कैसे जलती हैं, कैसे अंदर बाहर आग लगाती हैं और सब कुछ भस्म कर देती हैं। आज सुबह भाई अपनी नई निकोर कार हमारे घर लाया था। कहने लगा मैं 2-4 रोज के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, मलिक साहब के साथ रहा तो अपना घर कुछ अरसे में जरूर बन जाएगा।
उनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं और ये सारे लोग बड़ा खर्चा करने वाले हैं। वो तो अच्छा हुआ उनके अंदर घुसने का मौका मिल गया है। कमाई की कमाई है, स्वाब का स्वाब है। मैं कुछ भी न समझी। वैसे तो मुझे बाजार जाने सैर सपाटे की खुशी चढ़ी हुई थी कि अब ये 3 दिन कार हमारे घर खड़ी रहेगी और कितने ही लोग हमको आते जाते देखेंगे, कितना मजा आएगा। मैंने फोन करके अपने मियाँ को भी शाम को जल्दी बुलवा लिया था। घूमते फिरते जब हम मौला बख्श के पान खा के निकले तो आगे बड़ा रश था। चर्च से बहुत से लड़के लड़कियां निकल रहे थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने। अंदर किसी की शादी थी या उनकी सर्विस का दिन था, मुझे तो इतना याद है। अचानक मेरी समद पे नजर पड़ी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और एक कार से उतरकर चर्च में दाखिल हो रहा था। मैं हैरान परेशान सोच रही थी कि ये तो शहर से बाहर गया हुआ था, इसका चर्च में क्या काम। बस इसी परेशानी में अचानक चीख पड़ी। अपने मियाँ से कहा, वो देखो समद जा रहा, उसे बुलाओ, वो यहाँ क्या कर रहा है। मेरा मियाँ कार से उतरकर पुकारा, समद समद तुम यहाँ। समद ने मुड़ के देखा, उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ी थी। उसने हमारी तरफ मुड़ने ही लगा था जब एक कार का शीशा नीचे हुआ, काली स्याह नाल बाहर निकली। फिर देखते ही देखते वो आग उगलने लगी। गोलियां समद से पहले उसके हाथ में पकड़े बैग को लगी और इस कदर जोर से धमाका हुआ कि लगा क़यामत आ गई हो। मैं जान बचाने के लिए गाड़ी में ही दबक गई। कुछ देर बाद जब सर उठाया तो बाहर दूर तक सर बुरीदा लाशें पड़ी थी। कुछ गाड़ियां जल रही थी, कुछ लोग ऊंधे पड़े थे। हमारे समेत बेशुमार कारों के शीशे टूट गए थे। ये सब कुछ देखते ही देखते हो गया। होश आई तो बहुत देर हो चुकी थी। समद का वजूद बोटी बोटी होकर बिखर चुका था। मेरा मियाँ शदीद जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। मैं गोली की तरह कार से निकली। नन्हे फाद को उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पागलों की तरह भाई की बोटियां जमा कर रही थी। वहां जले हुए अज़ा के अलावा कुछ ना था। वो बैग बारूद से भरा था। उस बैग को भी यही काम करना था जो उसने कर दिया। कितने ही मासूमों को जिंदगी के बोझ से आज़ाद कर दिया और उसमें मेरा अपना भाई समद भी शामिल था। मैंने वाहिद अक्लमंदी ये की कि अपने बेहोश मियाँ को गाड़ी में डलवाया, भाई के बचे खुचे अज़ा को दुपट्टे में बांधा और एक खुदा तर्श रिक्शे वाले से ये कहकर अपनी गाड़ी को अस्पताल तक ले गई। मियाँ को इमरजेंसी में जमा कराया, गाड़ी वहीं खड़ी की, रिक्शा ड्राइवर को पूरे 100 रुपए दिए और भाई को गोद में लेकर घर आ गई। पोटली में बंद भाई को चारपाई पे रखा, कुछ तकिए साथ रखे, उनको बड़ी सी चादर से बांधा और मैयत बना के रख दिया। अब कोई चेहरा देखने पर इसरार नहीं करेगा। सबको यही पता था कि चर्च में होने वाले बम धमाके में समद मारा गया। लोग इजहार अफसोस के लिए आना शुरू हो गए थे। जब मुझसे मैयत के पास बैठना महाल हो गया और मैं कुंडी चढ़ाकर कमरे में बंद हो गई। गीली लकड़ी का धुआं बहुत दिक करता है और मैं उस लम्हे खुद गीली लकड़ी बनी बैठी हूँ। मैं बुरी नहीं थी, मगर अब मैं बुरी बनने से डर रही हूँ। अगर जो किसी को पता चल गया भाई के बारे में, मेरे अब्बा अम्मा भाई कैसे जान पाएंगे, लोगों को क्या बताएंगे। अभी तो उस आमदन का दरवाज़ा भी ना खुला था जिसकी तलब में भाई इतनी दूर चला गया। आवाज़ सुनकर वो तो पलटने को था। मुमकिन है हमको वहां से दूर जाने का कहता, मुमकिन है खुद ही इरादा बदल के पलट आता, मगर उसके मलिक साहब ने अपने इरादे और इंतजाम के पक्के काम किए थे। उन्होंने ज़रा सा भी रिस्क नहीं लिया और समद की कुर्बानी यूं दे दी जैसे कसाई किसी गाय भैंस के बछड़े की कुर्बानी देते, जिससे दिल का कोई ताल्लुक ही नहीं बना होता। उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नीम का पत्ता तो न थी, पर अब तो कोई मुझे शहद में भी डुबो दे तो कड़वी ही रहूंगी। मैं कैसी बहन हूं जो भाई की मैयत पे खुलकर रो भी ना सके, किसी को पूरी रुदा सुना भी ना सके, किसी को उसका चेहरा दिखा भी ना सके। अपनी रूह पे पड़े घाव और दिल में चोरों की तरह बैठे खौफ का मैं क्या करूं। मेरे दिल पर दस्तक की आवाज़ तेज हो रही है। खदशे और खतरे के कितने ही सांप बाहर मौजूद हैं और मैं अकेली जान दम साधे ये दस्तक सुन रही हूं। मेरी आंखें बिल्कुल खुश्क हैं। जब दुख से खौफ ज्यादा हो तो आंसू निकलने आपो आप बंद हो जाते हैं। लफ्ज भी कहीं अंदर ही हाथ बांध कर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे अब्बा इस वक्त भाई की चारपाई के पास खड़े हैं। उन्होंने सच कहा था, बेटा ज्यादा तेज न चलना, कदम उखड़ जाते हैं और गाड़ी की लेट नहीं निकलती। मुझे पता है आज के बाद जिंदगी के सारे सपने मेरे आंसुओं के साथ बह जाएंगे, मगर अब मुझे उनका दुख और फिक्र नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल में बेहोश पड़े मौका वारदात के वाहिद गवाह अपने मियाँ की फिक्र सता रही है।
یہاں گھر میں ادھر ہاسپٹل میں کچھ لوگ ضرور اس کی زندگی کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اور میں کرم و جلی اسے زندگی کی دعا دینے کی بجائے یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں کہ اگر وہ بچ گیا تو کیا ہوگا۔ افسانہ مکمل ہوا، لیکن اس جیسے لڑکے اور اس جیسی لڑکیاں اور اس جیسے گھر پتہ نہیں کب تک ایسے دکھوں کو جھیلتے رہیں گے، ایسے لوگ ان کی زندگی سے کھیلتے رہیں گے، اور نتیجتاً کئی 100 لوگوں کے کٹے ہوئے سر اور ان کے بدنوں کے، ان کے جسموں کے جو بوٹیاں ہیں ان کو دوپٹوں میں اور چادروں میں جمع کر کے اور ساتھ تکیے رکھ کے ان کے میتیں بنانی پڑتی رہیں گی، جس کی جو بنتی ہے اس پہ بہت مشکل ہوتی ہے، اور جس نے یہ منظر دیکھے ہوں زندگی ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ پر پھر بھی آنے والے وقت بھی لوگ رکیں گے نہیں، لوگ نہ لالچ سے باز آئیں گے اور نہ ایسے کاموں سے۔ شاید زندگی کے ساتھ بڑی ڈیفالٹ ایسا لکھ دیا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کو مارنے کے لیے برے لوگ یا بری نیت والے یا برے لالچ والے ضرور آتے رہیں گے اور مارتے رہیں گے۔ کاش ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔